हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन का जो चैप्टर है इसके बारे में बताया था। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसा कि फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें अपनी सॉइल जो है, जो यानी कि जो हमारा खेत है, जो यानी कि हमारी सॉइल है, उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छी तरह, ताकि हम उसमें अच्छी अपनी क्रॉप जो है कर सकें। इस टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था, समझता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोविंग ऑफ सीड्स। जब हमने अपनी सॉइल प्रिपेयर कर ली अच्छे तरीके से, तो क्रॉप प्रोडक्शन में, फार्मिंग में हमारा अगला स्टेप आता है सोविंग ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों को बोना। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बीज ही ये डिसाइड करेंगे कि हमारी फसल कैसी होगी। अगर बीज हमने अच्छे यूज़ किए हैं तो फसल हमारी अच्छी होगी। यदि हमने अच्छी क्वालिटी के बीज यूज़ नहीं किए तो हमारी क्रॉप जो अच्छी नहीं होगी। इसमें अगला स्टेप आता है सोविंग ऑफ सीड्स में आपको न केवल अच्छे बीजों का चुनाव करना है, बल्कि बीजों को आपको उचित दूरी पर भी बोना है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपको अच्छी रखनी है। क्यों डिस्टेंस से यहाँ पर मैटर इसलिए करती है, क्योंकि यदि आपने डिस्टेंस जो है सही नहीं रखी बीजों के बीच में, आपके पेड़ों के बीच की जो दूरी है वो सही नहीं है, तो आपकी जो फसल होगी, उसके जो पेड़ होंगे वो न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, सनलाइट के लिए एक दूसरे से कंपीट करेंगे, एक दूसरों से उनमें कंपटीशन मिलेगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपके जो पौधे हैं, जो आपकी फसल है, उसमें हर पेड़ को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ना ही अच्छे से वाटर मिल पाएगा, ना ही अच्छे से एयर मिल पाएगी, और ना ही सनलाइट मिल पाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे से कंपटीशन में उलझे रहेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी पैदावार आपकी कम होगी। दूसरा, सोविंग ऑफ सीड्स में एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट रखनी है कि सोविंग ऑफ सीड्स आपको करनी कैसे है। आज से कई साल पहले तो मैनुअली हम बीज बोते थे, मैनुअली सोविंग ऑफ सीड्स होती थी। मैनुअली सोविंग ऑफ सीड्स होने से क्या डिसएडवांटेज थे इसके, कि कहीं तो बीज जो ज्यादा पड़ जाता था और कहीं बीज कम पड़ता था। उससे एक इरेगुलरिटी रहती थी, एक यूनिटी नहीं आती थी बीजों में। जो उचित दूरी पर जो बीज होने चाहिए, जो उनकी डिस्टेंस होनी चाहिए थी, वो इक्वल नहीं हो पाती थी। तो मैनुअली सोइंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था। सेकंड थिंग, उसके बाद हमारी मशीन्स आ गई, हमारे सोविंग की मशीन से, सोविंग सीड्स जिन्हें बोलते हैं हम, उस मशीन की वजह से अगर हम बोते हैं तो हमारा हर बीज जो है इक्वल डिस्टेंस पर, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर जाकर के गिरता है, और हर बीज की एक दूसरे बीज से जो दूरी होती है वो इक्वल होती है। दूसरा, हम जो है जो मशीन से यदि बोते हैं तो हमारे हाथ में ही ये कंट्रोल रहता है कि हम बीजों को कितनी कितनी दूरी पर बोएं, जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो। ये तो हुई स्टूडेंट्स बीजों के आपस की दूरी की बात, जो आपको एप्रोप्रिएट बना के रखनी है। उसके बाद आती है टॉपिक, इसमें आता है डेप्थ ऑफ द सीड, कि बीज को कितनी गहराई पर बोना है। ये भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप बीज को गहराई पर ना बोएं, आप उसको बिल्कुल ऊपर ही छोड़ दें, तो जो हमारे कुछ बर्ड्स होती हैं या कुछ दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो उस बीज को खा जाएंगे और आपकी फसल उगेगी ही नहीं। अगर आपने उसे गहरा नहीं बोया तो, आपने उसे कम गहरा बोया है तो, ऊपर ही छोड़ दिया है तो। लेकिन यदि आप उसे ज्यादा गहरा बो देते हैं तो ज्यादा गहरा बो देने से वो उगेगा ही नहीं, तो भी आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, और सोविंग ऑफ सीड्स का प्रोसेस जो अच्छे से फॉलो नहीं होगा। इसलिए आपको जो है उसे बिल्कुल एप्रोप्रिएट डेप्थ पर बोना है। उसको जमीन में कितना गहरा गाड़ना है ये आपको पहले से फिक्स करना होगा, कि आपको बिल्कुल ऊपर भी नहीं छोड़ना है और बिल्कुल जमीन के ज्यादा गहरा भी नहीं डाल देना कि वो उगे नहीं। तो ये दो स्टेप आपको फॉलो करना होगा, बीजों के बीच की दूरी और बीजों की डेप्थ। और तीसरा है, आपको बीज जो है अच्छी क्वालिटी का यूज करना है, हाइब्रिड क्वालिटी का यूज करना है। आज तो हर क्रॉप में, हर फसल में लाखों तरह की वैरायटी आती है सीड्स की, जो कि हमें अच्छी पैदावार देती हैं। तो बीज का चुनाव हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मैन्यूरिंग का, यानी कि खाद देने का। ये आप जानते हैं कि जब हमने बीज बो दिया तो हमारी फसल बनके तैयार हो गई। अब हमारा अगला स्टेप है कि हम उसे कैसे खाद दें, न्यूट्रिएंट सप्लाई करें। किसी भी क्रॉप को उगने में सबसे बड़ी चीज होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा चाहिए होती है। और न्यूट्रिएंट्स तो जमीन में अगर आप लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी हो जाती है, क्योंकि जमीन में नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, कैल्शियम हो गई
और आपके फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इन सब चीज़ों की जो है कमी हो जाती है लंबे समय तक यदि आप उसमें खेती करते रहते हैं। लेकिन हर फसल को जो है उगने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, उसको हम मैन्योर बोलते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बाजार से केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं, वो आप अपने खेत में दे सकते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप यूरिया अपने खेतों में दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके खेत में कमी हो गई है वो पूरी हो जाएगी। मैन्योरिंग में दूसरा स्टेप आता है जो होममेड मैन्योर होता है, यानी कि गोबर का खाद, वो भी आप अपने खेत में दे सकते हैं। लेकिन उसकी प्रोसेस ये है कि आपको जो है फसल बोने से पहले वो अपने खेत में देना पड़ेगा, जिससे कि क्या है आपके खेत में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई जो है वो बनी रहे। इन दोनों के अलावा होममेड मैन्योर और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के अलावा और भी हमारे सिंपल मेथड्स हैं जो कि हम अपने खेत में न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें अलग है, उसमें एक आ जाता है आपका क्रॉप रोटेशन, यानी कि बदलते बदलते खेती करना। जैसे कि आपने एक साल तो रबी की फसल में अपने खेत में गेहूं कर लिया और एक साल आपने अपने खेत में लाया कर लिया, यानी कि सरसों की खेती कर दी। उसके अगले साल में आपने जो है आलू की खेती कर दी। तो आपने क्या किया, एक ही फील्ड पर अलग अलग खेती करते हुए चले गए। इससे क्या होगा कि आपकी एक फसल जो आपके खेत से न्यूट्रिएंट्स लेगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी आपके अगले साल जो आप फसल बोएंगे वो उसकी पूर्ति कर देगी। तो क्रॉप रोटेशन जो है बहुत अच्छी चीज है। आपको अगर आप सब लोग किसान परिवारों से हैं तो आप इस चीज को अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं कि एक ही खेत में लंबे समय तक एक ही खेती ना करके क्रॉप को रोटेशन करते चलें। दूसरा, आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करके भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अपने खेतों में कर सकते हैं। मिक्स न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसल एक ही खेत में एक साथ बोई जाती हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि आज से पहले भी गेहूं की खेत में लाया की खेती की जाती थी। गेहूं के साथ साथ में लाया भी बो दिया जाता था, और बीन्स की फसल भी गेहूं के साथ में हो जाती थी। और आपके आलू के साथ में और भी कई तरह की फसलें हैं जो उसके बीच में स्पेस रहता है, उसके बीच में आलू की फसल के बीच में जो स्पेस रह जाता है उसमें आप दूसरी फसल बो सकते हैं। इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग बहुत अच्छी चीज है। आपकी एक फसल का न्यूट्रिएंट्स, अगर एक फसल जो है आपकी जमीन से एक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है तो जमीन में जिस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है वो दूसरा न्यूट्रिएंट्स उसकी पूर्ति कर देता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो है आपकी मैन्योर की सप्लाई पूरी हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आपका इरिगेशन। इरिगेशन से हम समझते हैं खेतों में पानी देना। मैं आपको यहां ये बताता चलूं कि कोई भी प्लांट हो या कोई भी आपकी क्रॉप है, वो न्यूट्रिएंट्स जो जमीन से लेती है वो पानी की वजह से ही लेती है। अगर जमीन में आपके पानी नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में ही पड़े रहेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसके लिए जमीन को सारे न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से मिल जाएं, हमें इरिगेशन खेतों में करना पड़ेगा। इरिगेशन से मतलब यहां सिंचाई से है, आपको अपने खेतों में सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरा स्टूडेंट मैं यहां पे ये बता दूं कि वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर वाटर पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है पूरी नहीं होगी, ना तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे और ना ही फोटोसिंथेसिस होगी। और क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए भी वाटर की जरूरत है। अगर वाटर नहीं है तो क्लोरोफिल जो है वो पूरी तरह से नहीं बनेगी और फोटोसिंथेसिस दोबारा से भी नहीं होगी। इसलिए वाटर जो है सबसे जरूरी है। और खेतों में पानी देना, खेतों में सिंचाई करना, वो कहलाता है हमारा इरिगेशन। अब इरिगेशन स्टूडेंट, हमारे खेतों में आज की तारीख में तो हम ट्यूबवेल से, समरसेबल से, नहर से, इन जगहों से करते हैं। लेकिन आज से कई साल पहले हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे इरिगेशन के, जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, बिजली की समरसेबल वगैरह नहीं थी और आपके कुएं वगैरह भी इतने नहीं थे, नहर वगैरह की सुविधा नहीं थी। तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे, जैसे कि रहट आपने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आपके घरों में जो पूर्वज हैं आप उनसे बात करें, जो आपके दादा दादी ये सब हों, तो वो इसके बारे में बता सकते हैं। रहट जो है आपकी बुक में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। रहट से भी पहले इरिगेशन होता था, खेतों में सिंचाई की जाती थी। दूसरा आता था चर्स, उसमें आपके रहट के साथ ही था, रहट से थोड़ा सा एडवांस वर्जन था ये, इसमें भी ट्रेडिशनल मेथड ही था ये। इसके बारे में भी आप अपने घर में पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम जो है इन ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज नहीं करते। इन ट्रेडिशनल मेथड्स का हम यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें जो है पानी देने की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है इनकी बहुत कम होती है और ये हमारी नीड को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए आज हमने कई तरह के मेथड डेवलप किए हैं, जैसे हमारी समरसेबल है,
हमारी ट्यूबवेल्स है, इसका यूज हम कैनाल बना करके अपने खेतों में इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मेथड जो हो गए आपके ट्यूबवेल के या समरसेबिल के, वहां पर ज्यादा उपयोग होता है जहां पानी अधिक मात्रा में है। लेकिन हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पानी जो है बहुत ही कमी है पानी की। उन एरियाज में जो पानी यूज, जो इरिगेशन मेथड यूज होता है वो है आपका ड्रिप इरिगेशन, यानी कि टपक विधि सिंचाई। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, फसलों के बीच में लंबे लंबे पाइप बिछा दिए जाते हैं और उन पाइपों में छेद कर दिया जाता है और उन पाइपों में फिर पानी छोड़ा जाता है। तो जहां जहां आपने छेद किया हुआ है वहीं से पानी टपक टपक के पेड़ की बिल्कुल जड़ में ही जाता है। सबसे मेन एडवांटेज क्या है ड्रिप इरिगेशन का, इससे पानी की बहुत बचत होती है और ये उन एरियाज में बहुत कारगर है जहां पर पानी की कमी है। दूसरा हमारा इरिगेशन का सबसे आजकल यूजफुल जो मेथड है वो है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं कि पानी की पाइप के जरिए ही होता है, लेकिन वो फवारे की तरह एक नोजल से पानी को चारों तरफ बिखेरा जाता है। पानी को प्रेशर के साथ ऊपर लेके जाया जाता है, करीब करीब 3 से 4 फुट पानी जो है ऊपर लेके जाया जाता है और वहां पर उस पाइप के ऊपर एक नोजल लगाते हैं। वो नोजल जो है उस पानी को चारों दिशाओं में बिल्कुल राउंड सर्किल में स्प्रिंकल कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, बिखेर देता है, जिससे पानी जो है पूरे खेत को या पूरी आपकी फसल को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मिलता है और इससे भी आपकी जो है इरिगेशन में बहुत अच्छा इरिगेशन है और पानी की बहुत बचत होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियोस में करेंगे, तब तक आप इन टॉपिक्स को जो है पढ़ाया इन्हें घर पर देखते रहिए।